हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि एमपी में रिसेंटली इस बार ऐड हुआ है। 2023 के प्री में आपको देखने को मिला था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें इसमें 112 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 112 सेक्शंस हैं, है ना। 10 चैप्टर हैं, 112 सेक्शन है ना। जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इसका नाम है। इसका एक्ट नंबर है 2 ऑफ 2016, यानी कि 2016 का ये एक्ट नंबर सेकेंड है, यानी कि इसके पहले 2016 में एक एक्ट और बन गया था। ठीक है, अब हम देखें तो इसको लोकसभा में कब ये पास हुआ था? तो लोकसभा में इसके पास होने की डेट है 7 मई 2016, 7 मई 2016। देन इसके बाद ये राज्यसभा में गया। इसको क्योंकि 2015 पहले आता है, इसलिए हम पहले राज्यसभा की डेट देख लेंगे। ये पहले राज्यसभा में आया था 22 दिसंबर 2015, 22 दिसंबर 2015 पहले ये राज्यसभा से पास हुआ। उसके बाद लोकसभा से पास हुआ 7 मई 2016। ठीक है, फिर इसको एनफोर्समेंट, यानी कि फाइनली इसको एनफोर्समेंट किया गया। इसकी एनफोर्समेंट डेट है 15 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016 इसकी एनफोर्समेंट डेट है। लागू होने की डेट क्या है इसकी? 15 जनवरी 2016। ठीक है, इसमें हमने देख लिया था कि 10 चैप्टर हैं और 112 इसमें सेक्शंस हैं, यानी कि धाराएं कितनी है? 112। ठीक है, अब ये एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो यस, ये एक नया एक पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, एकदम नया पॉइंट। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना। सेंट्रल में मिनिस्ट्रीज बनती हैं और वहाँ से फिर सारे एक्ट लागू होते हैं, या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बनती हैं, ये मिनिस्ट्रीज के अंडर बनती हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये चिल्ड्रंस की बात करता है, इसीलिए ये चिल्ड्रंस इसके अंदर आ जाता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि इसके सोर्सेज, है ना, इसके सोर्सेज कहाँ से रहे हैं? सोर्सेज कहाँ से रहे हैं इसके? तो सोर्स इसका लिया है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से? आर्टिकल 15(3) से लिया है, 15(3) से लिया है। यहाँ पे सोर्स आर्टिकल 21A से लिया है, 39E से लिया है, F से लिया है, 39F और 45 और लास्टली 47 आर्टिकल। ये सारे 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 आर्टिकल से इसका सोर्स है। 15(3), 21A, 39E, 39F, 45, 47 ये इसके एक्ट हैं जहाँ से हमने इसको उठाया है, या यहाँ से जहाँ से हमको इसके सोर्सेज प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ सोर्स, आर्टिकल ऑफ सोर्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये एक्ट यहाँ से हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं यहाँ पे। टू स्ट्रेंथन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन who are alleged to be conflict with the law and children who are in need of care and protection, है ना। strengthen and amend the law, है ना, किससे रिलेटेड लॉ को स्ट्रेंथन करना है? चाइल्ड से रिलेटेड। कौन कौन से? 2 टाइप के चाइल्ड हैं, है ना। 2 टाइप के कौन कौन से चाइल्ड हैं? यहाँ पे हमने इसको अलग से भी लिख के रखा है। 2 टाइप के चाइल्ड कौन कौन से हैं? पहला है चिल्ड्रन इन नीड, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ऐसा बच्चा जो कि कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, जिसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है? लॉ के साथ, यानी कि लॉ का उसने कुछ उल्लंघन किया है, यानी कि कोई किसी तरह का उसने कोई ऑफेंस किया है। जस्ट बिकॉज वो 18 साल से कम उम्र का है, इसीलिए उसको इस एक्ट के तहत रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, हम देखते हैं IPC भी इसके बारे में बात करता है ना। सेक्शन 82 बात करता है ना। और कौन सा एक
तो ये दो सेक्शंस हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि चिल्ड्रंस रिलेटेड आईपीसी में भी हमें ऑफेंस मिलते हैं, जो जहाँ पे क्या है ये किसके तहत आ जाता था, ये जनरल एक्सेप्शंस में आ जाता था, आपको उसका लाभ मिल जाता था अगर ऐसा बच्चा कोई ऑफेंस कर देता है तो, जो कि 7 साल तक का था, और ये यहाँ पे कौन सा था, 7 से 12 साल तक का था, है ना। ये 7 साल तक का था और ये 7 से 12 साल तक का था। और ये एक्ट कहाँ तक के कवर कर देता है, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ये एक्ट उन सभी बच्चों को कवर कर देता है। तो क्या होगा अगर कोई बच्चा ऑफेंस करता है तो 82, 83 आईपीसी लागू होगा या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जाएगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऑफेंस तो नहीं माना जाएगा। फिर भी अगर कोई, इसमें उसकी कैटेगरीज दी हुई है ऑफेंस की, पेटी ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, इस तरह के ऑफेंस की कैटेगरीज उसमें दी हुई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो उस एक्ट के तहत और थोड़ी सी उसकी उम्र और उसकी चीज़ें या क्राइम को समझने की उसकी मेंटल स्टेट को देखते हुए ये इस एक्ट के तहत आ जाएगा, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, एक तो ये बात करता है, ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गया है पूरा। दूसरा ये बात करता है ये एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सिर्फ इसकी ही बात नहीं करता कि जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है सिर्फ उनकी बात कर रहा है, नहीं, ये ऐसे बच्चों की भी बात करता है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिनको नीड है किस चीज़ की, केयर की, केयर की कैसे ज़रूरत है, केयर बच्चों की केयर लॉ कैसे करेगा, तो वो हम आगे जानेंगे। प्रोटेक्शन बच्चों को लॉ कैसे करेगा, ठीक है, तो ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो ये उनके लिए भी काम करता है, ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है केयर एंड प्रोटेक्शन की। तो केयर एंड प्रोटेक्शन की कैसे जरूरत होगी, जो बच्चे अबेंडन कर दिए गए हैं या जिनको अबेंडन किया जा रहा है या जिनके पेरेंट्स नहीं है, गार्जियंस नहीं है ना, कोई केयर टेकर नहीं है, ऐसे बच्चों को नीड एंड केयर की जरूरत है ना। तो ये एक्ट उनके लिए भी काम करता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन 2015, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन CNCP, चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ CCL, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है ना, ये आगे हम उसमें देखेंगे कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो उसके लिए कौन काम करता है, तो उसके लिए कमेटी काम करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर किसी को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो उसके लिए कौन काम करता है, कमेटी काम करती है। चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है तो उसके लिए कौन काम करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी कि बोर्ड काम करता है। इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है तो उनके लिए कौन काम करेगा, बोर्ड काम करेगा। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो उसके लिए कौन काम करेगा, कमेटी काम करेगी, ठीक है। क्लियर, ये दो चीजें क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कमेटी काम करेगी तो ओपन शेल्टर, चिल्ड्रंस होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, ये सारी चीजें इनके लिए काम करेंगी। और जुवेनाइल जस्टिस ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी है ना, ये सब इनके लिए काम करेंगे, है ना। फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये एक सेक्शन 14 का मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसके लिए हम आगे देखेंगे, इसको हम बाद में देख लेंगे किस किस तरह की चीज़ें हैं, है ना। ये चार्ट हमें बाद में काम आएगा, जो कि आगे हम सेक्शन 14-15 के आसपास जब हम पहुँचेंगे तो जब हम इस चार्ट पर आ जाएंगे, चार्ट को देख लेंगे, ठीक है। अभी हम वापस आ जाते हैं इस एक्ट की शुरुआत में। कहाँ आ जाएंगे हम, इस एक्ट की शुरुआत में वापस आ जाते हैं, जो कि चैप्टर 1 है। जैसे कि हमने देखा था इसमें कितने चैप्टर्स थे, इसमें 10 चैप्टर थे, ठीक है। 112 इसमें सेक्शंस थे, ठीक है, किसमें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ठीक है। आई होप क्लियर दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। मार्कर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन देखेंगे किसका, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसका एक्सटेंशन कहाँ है, होल इंडिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम एक पॉइंट और देखेंगे, होल इंडिया पे कब से, 31 अक्टूबर 2019, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, ठीक है।
अमेंडमेंट नंबर है ये 34, इसको याद रख लेना, ठीक है, 2019 का नंबर है, ठीक है। उस टाइम से ये पूरे इंडिया पे लागू होने लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द सेम डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जब उसको लागू करती है तब से ये लागू माना जाता है। तो इसकी डेट क्या देखी थी हमने, इसकी डेट क्या देखी थी लागू होने की, क्यों इसकी डेट क्या देखी थी हमने 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2016 है ना, ये इसके लागू होने की डेट देखी थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, नॉटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कोई बातें होते हुए भी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई, है ना। क्या बोल रहा है, टाइम बीइंग इन फोर्स, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक्ट अप्लाई होगा, दिस एक्ट शैल अप्लाई। शैल मीन्स ये एक्ट ही अप्लाई होगा टू ऑल मैटर्स कंसर्निंग, किस किस मैटर्स में ये लॉ अप्लाई होगा, टू ऑल मैटर्स, क्या बोल रहा है, टू ऑल मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एक चीज, ठीक है। किस तरह होगा, ऑल मैटर्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उन मैटर्स पे लागू होगा। दूसरा है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, ये दो चीजों पर ये एक्ट लागू होगा। एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल मैटर्स, है ना, इनसे रिलेटेड कोई मैटर्स है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब ये इनसे रिलेटेड किन किन पॉइंट्स की बात करता है, क्या क्या हमें इस एक्ट में देखने को मिलते हैं, क्या क्या शब्द यूज किए गए हैं, वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला है एप्रीहेंशन, है ना, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसे बच्चे जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जो लॉ से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन की बात ये करता है। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है जो मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ड यूज किया है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मीन्स होता है अरेस्ट, जो कि एडल्ट के लिए यूज किया जाता है, जो 18 प्लस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो 18 बिलो है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जिनके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अप्लाई हो रहा है, उनके लिए क्या करेंगे हम, एप्रीहेंशन वर्ड यूज करेंगे, एप्रीहेंड वर्ड यूज करेंगे, ना कि अरेस्ट, ठीक है। डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, उनके ऊपर क्या प्रोसिक्यूशन, क्या पेनल्टीज रहेंगी, इम्प्रिजनमेंट होगा कि नहीं, रिहैबिलिटेशन, उनका रिहैबिलिटेशन या सोशल समाज में वापस से रीइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स एंड डिसीजन, उनके लिए क्या प्रोसीजर होंगे, क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, और ऑर्डर्स रिलेटिंग टू रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन के लिए क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या ऑर्डर्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, है ना, उनके एडॉप्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, उनके रीइंटीग्रेशन से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होंगे, उनके रीस्टोरेशन के लिए, किसके लिए, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ये उनकी बात करता है। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, है ना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार और पूछ सकते हो आप, कुछ समझाना है इसमें से, कुछ पूछना है आपको, सब क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 कंप्लीट होता है, सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा डेफिनेशन पोर्शन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम एक्सपांड कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स आई होप सो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहे होंगे, हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पोर्शन। डेफिनेशन ये पहला है, इसमें काफी सारे डेफिनेशंस हैं। पहला है अबंडेंट, वैसे सारी नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए, सारी नहीं, उसको देख के डरना नहीं है कि इतनी सारी डेफिनेशंस प्री के लिए, क्योंकि मेंस में तो सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, किसी और अदर स्टेट में आता है तब ठीक है, अदरवाइज ये इसका कोई ज़्यादा वो पढ़ना नहीं है, सारी डेफिनेशंस हमको पढ़ना नहीं है। बट पहली बार में हमें हमेशा ही किसी भी एक्ट को जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो उसको हमें पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा
पूरा मतलब पूरा शुरू से लेके आखिरी तक क्या रिपीट हो रहा है, क्या आया, क्या नया, क्या पुराना, क्या कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं, सारे वर्ड्स का मीनिंग, सारी डेफिनेशंस A to Z हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद जब हम पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाता है कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बट ये एक्ट हमें मेंस में नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए नहीं आता है, इसलिए हमें सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है। बट फर्स्ट पहली बार में पढ़ने के लिए हम इसकी सारी डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे कि आखिर वो बोलना क्या चाह रही है, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसीलिए हम उनको देखेंगे। बाद में हम चार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और रेगुलर प्रोसीडिंग में या रेगुलर डे बाय डे प्रोसिक्यूशन में या प्रोसीडिंग में हमें कौन कौन से वर्ड काम आते हैं या किन किन वर्ड्स के साथ हमको डील करना है एज अ जज और एज अ लॉयर या एज अ पिटिशनर। ठीक है, किन किन शब्दों से हमें डील करना है, तो वो हमें पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, या फिर मैं बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। पहला है इसमें अबंडेंट चाइल्ड, दूसरा यहाँ पे एडॉप्शन है, तीसरा है यहाँ पे एडॉप्शन रेगुलेशंस। ठीक है, फोर्थ रिपीट है। तो फिलहाल अभी हम ये 3 डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है, पहली है अबंडेंट चाइल्ड। अबंडेंट चाइल्ड कौन होता है? अबंडेंट चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डेजर्टेड। कुछ वर्ड्स जो हैं जिनको मैं मार्क कर रही हूँ, उनको आप लोग भी अपने डायरेक्ट में मार्क करते जाएं और याद रखें कि अबंडेंट मीन्स क्या होता है। ठीक है, जो भी है ओवरऑल जब आपकी कमांड डायरेक्ट में बहुत अच्छे से हो जाती है तो आप इस एक्ट से ही मतलब नहीं, किसी भी डायरेक्ट पे वर्ड्स हमेशा आप याद रखिए, एक शब्द बोला जाता है कि विधि अपने शब्दों को कभी भी जाया नहीं करती। यानी कि जो भी शब्द यूज किया गया है, जो भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और, एंड, कॉमा, पॉइंट, कुछ भी XYZ यूज किया गया है लॉ में, उसका एक ना कोई मीनिंग होता है, वो फालतू नहीं होता। इसीलिए हमें बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ के चलना है, स्टार्टिंग से कॉमा तक, वहाँ से कॉमा से नेक्स्ट कॉमा तक, हर एक का मीनिंग अलग निकल कर आता है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से हर चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, हर एक वर्ड को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि पहली बार में जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद फिर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डेफिनेशन पोर्शन स्टार्टिंग एक पॉइंट होता है। सॉरी। ठीक है, स्टार्टिंग डेफिनेशन पोर्शन एक ऐसा हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ें हमें करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन पोर्शन को हमेशा ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं बोलते हुए आगे अपने डेफिनेशन पोर्शन पे वापस आती हूँ, है ना। बट ये चीज़ें बोलना इसलिए जरूरी थी कि जो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं, जो डायरेक्ट पढ़ना सीख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे आए हैं, उनको ये चीज़ें बताना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि 1000 बार उस चीज़ को पढ़ चुके होते हैं। बट मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ जो बच्चे जस्ट उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं या पहली बार उन्होंने जस्ट देखा ही है कि ये वर्ड से वो फैमिलियर नहीं है, उन्हें नहीं पता, वो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, किसी की भी XYZ। ठीक है, जुडिशरी के अदर कोई सॉरी, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन पोर्शन फर्स्ट बोलता है अबंडेंट चाइल्ड। अबंडेंट चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डेजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल, है ना। अब यहाँ पे जो भी वर्ड्स आएंगे उनको हम अगेन मार्क करते चलेंगे, आप अपने डायरेक्ट में मार्क करते चलिएगा। ठीक है, हिज बाय हिज बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव और गार्जियंस, ये 3 वर्ड हमें यहाँ पे मिल गए हैं। चाहे तो हम इनको नंबरिंग भी दे सकते हैं, उससे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि डेफिनेशन 1 में कितने पॉइंट्स थे। इन वर्ड्स को बोलते हैं एसेंशियल, जो वर्ड बोला जाता है। जैसे आप मेंस की तैयारी करोगे, यहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे आप मेंस की तैयारी करोगे तो वहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है कि आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते तो आप अपने एसेंशियल्स लिख के रख लो, है ना। एक वर्ड बोला जाता है कि आप अपने एसेंशियल्स लिख लो। ठीक है, तो एसेंशियल्स हमें कैसे मिलते हैं? इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, कि आप अपने डेफिनेशन
अगर आप देखते हैं तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे एसेंशियल्स मिलते चले जाते हैं। पॉइंट्स जो की पॉइंट्स होते हैं उनको एसेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं को आप अपने बाद में मेंस में जब आप कोट करते हैं तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। और सारी चीज़ें मीन्स प्री हो गया, मेंस हो गया, और इवन इंटरव्यू में भी, ये आगे भी कभी काम करने के लिए आपको जब आपके सामने एज अ जज आप काम करते हैं, आपके सामने कोई केस आता है, तो वहाँ पे जब तक जैसे कि एक हम आईपीसी में पढ़ेंगे थेफ्ट, वहाँ पे मतलब जब तक सारे पॉइंट्स को वो चीज़ कवर नहीं करती है, वहाँ पे सपोज 5 पॉइंट है, तो जब तक वो ऑफेंस उन 5 पॉइंट को कवर नहीं कर देता है, उन 5 पॉइंट पे वो चीज़ नहीं आ जाती है, तब तक आप उस चीज़ को उसमें नहीं रख सकते। सपोज डिक्वालिटी है तो वहाँ पे अगर 5 लोग चाहिए तो 5 ही होने चाहिए या 5 से ज़्यादा होने चाहिए। 5 से एक भी कम होता है तो वहाँ पे डिक्वालिटी नहीं कहलाती है। तो इसका मतलब है एसेंशियल्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है। ये सारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था कि जब आप स्टार्टिंग में किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को ध्यान रखनी है और किस तरह से पढ़ते हुए चल रहा है, ताकि आप भी किसी बैरेक्ट में किसी भी सेक्शन या किसी भी अदर बैरेक्ट को पढ़ते हो, खुद से भी पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को लेके चलो। सॉरी, ठीक है। अब मैं वापस अपने सेक्शन 2 के डेफिनेशन पोर्शन के फर्स्ट में आ जाती हूँ, जो कि बोलता है अबंडेंट चाइल्ड। अबंडेंट मीन्स त्यागा हुआ, ठीक है। अबंडेंट मीन्स त्यागा हुआ, means a child deserted by his biological, adoptive or guardians who has been declared as, अब उसको डिक्लेयर किया जाएगा, abandoned ऐसे ही नहीं हो जाएगा, वो उसको डिक्लेयर किया जाएगा। कैसे डिक्लेयर? एज abandoned। कैसा? एज abandoned, यानी कि त्यागा हुआ उसको डिक्लेयर किया जाएगा। कौन डिक्लेयर करेगा? हर कोई कर देगा? नहीं, ये भी हमें यहीं से क्लियर हो जाता है। abandoned by committee, जो हम देख कर आए थे कि इस एक्ट में हमें 2 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, एक बोर्ड और एक कमेटी, 2 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी का क्या काम है? आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स प्री के लिए बना के रख सकते हैं। कमेटी क्या काम कर रही है, बोर्ड क्या काम कर रही है, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी। जब आप अपने हाथों से छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे ना, चीज़ों को लेके एक बार का काम होता है, उसके बाद आपकी सारे हमेशा की टेंशन हमेशा ही खत्म हो जाती है, ठीक है, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड मिल गया है और एक चीज़ का पता चल गया है कि अबंडेंट चाइल्डहुड डिक्लेयर कौन करता है। तो हमेशा ही ये सिर्फ और सिर्फ कमेटी का काम होता है। यहाँ तो दोनों वर्ड यूज़ नहीं किए हैं, कमेटी और बोर्ड दोनों वर्ड यूज़ नहीं किए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द यूज़ किया गया है, जो कि है कमेटी। और कमेटी भी कब करेगी? कभी भी कर देगी कि उसको मिला कोई बच्चा और वो बस उसका अबंडेंट डिक्लेयर कर देगी, बस उसको मिला, ऐसा नहीं। तो वो भी क्या करेगी? आफ्टर ड्यू केयर, ड्यू इंक्वायरी, है ना, सॉरी, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी वो शब्द का इस्तेमाल करेगी, है ना। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब हमें इसमें कुछ नहीं देखना है। यहाँ से हमें 3 ये पॉइंट मिल गए हैं, किसके द्वारा उसको डिसर्टेड किया जाएगा, कौन उसको डिक्लेयर करेगा, कमेटी करेगी, कब करेगी? आफ्टर ड्यू इंक्वायरी करेगी, ठीक है। ये क्लियर, ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पे, जो कि बोलता है एडॉप्शन, ठीक है। क्या बोलता है? एडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस। एडॉप्शन कैसे किया जाएगा? एडॉप्शन इस प्रोसेस के थ्रू होगा। एडॉप्शन थ्रू विच द एडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड। एक मिनट, adoption means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? प्रोसेस ऐसी हो रही है जहाँ पे एडॉप्टेड चाइल्ड, जो चाइल्ड एडॉप्ट किया जा रहा है, एडॉप्टेड चाइल्ड is permanently separated from his biological parents. परमानेंटली क्या कर दिया जा रहा है? और परमानेंटली सेपरेट कर दिया जा रहा है फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड। अब परमानेंटली सेपरेट करके उसको क्या कर दिया जा रहा है? एक लॉफुल चाइल्ड बना दिया जा रहा है ऑफ हिज एडॉप्टिव पेरेंट्स। किसका? एडॉप्टिव पेरेंट्स, जो भी उसको एडॉप्ट कर रहा है उससे उसका लॉफुल चाइल्ड बना दिया जा रहा है। और किससे परमानेंटली सेपरेट कर दिया जा रहा है? उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, विद ऑल द राइट्स। अब
यहाँ पे उसको एडॉप्टिव चाइल्ड बनाया जा रहा है तो उसको सारे राइट्स के साथ बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एडॉप्शन चाइल्ड एडॉप्टेड हो रहा है तो उसको सारे कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। क्या अब एडॉप्टेड है तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा या जो भी है ओवरऑल उसको जितने भी राइट्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ है वही उसको एडॉप्टेड पेरेंट्स के भी साथ उसको मिलेंगे। ये एक्ट हमें यहाँ पे बताता है एडॉप्शन में, ठीक है, विथ ऑल द राइट्स प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, सारी उसके ये सारी चीजें उसको मिलेंगी, है ना, आफ्टर एडॉप्शन। किसको? बच्चे को। राइट्स प्रिविलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर अटैच्ड टू अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, जो कि बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ अटैच्ड थी, ठीक है। क्लियर? ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इस एक्ट से इस सबसेक्शन 2 से सॉरी डेफिनेशन 2 से मिल जाती है। 2 उसको इस तरह से बोला जाएगा, एग्जाम में भी आएगा तो 2 बोला जाएगा, 2(1), 2(2) और 2(3), ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड पे, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? एडॉप्शन रेगुलेशंस, ठीक है। क्या बात करता है? एडॉप्शन रेगुलेशन। अब रेगुलेशन कौन बनाएगा? तो कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, ऐसे ही तो रेगुलेशन बनेंगे नहीं, कोई अथॉरिटी रेगुलेशन बनाएंगे। मीन्स regulations framed by the authority, ठीक है। अब कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी कौन डिक्लेयर करेगा? नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडॉप्शन रेगुलेशन। अब एडॉप्शन कोई अथॉरिटी होगी, कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है। ये चीज़ याद रखने की है कि हमेशा ही एडॉप्शन के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी काम कर रही होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसका फोर्थ रिपीट हो गया है। फोर्थ कब रिपीट हुआ था जिसकी डेट मैं आपको बता देती हूँ। ये है 2021 में ही रिपीट हुआ है आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर गलत हूँ तो एक बार इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली 2021 में ही रिपीट हुआ है, ठीक है। कब रिपीट हुआ है? 2021 में रिपीट हुआ है। इसका एक्ट नंबर है 23, ठीक है। ये हमेशा ही पूछ लिया जाता है, इसलिए हमेशा ही मैं इसको लेकर चलती हूँ साथ में, और हमेशा याद रखना भी चाहिए। अगर आप याद रख सकते हैं तो। बाकी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इतना तो याद करने के लिए हम ये भी अब याद करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद रख सकते हैं तो अच्छा है, अगर आ गया तो 1 मार्क ऐड हो जाएगा, और नहीं आता वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ, जो कि बात करता है आफ्टर केयर की। फिफ्थ क्या बात करता है? आफ्टर केयर, ठीक है। आफ्टर केयर क्या होती है? एक नया शब्द है, मीन्स मेकिंग प्रोविजंस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। मीन्स मेकिंग प्रोविजंस ऑफ सपोर्ट। अब आफ्टर केयर मीन्स आप एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस बच्चे को। क्या कर रहे हैं आप? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह से? फाइनेंशियली उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज उसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला शब्द है फाइनेंशियली, दूसरा है अदरवाइज। टू पर्सन हु हैव कंप्लीटेड, क्या किया है उसने? कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया है? 18 ईयर ऑफ एज। उसने क्या कंप्लीट कर लिया है? 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर ली है ना। और क्या नहीं किया है? बट हैव नॉट कंप्लीटेड, बट उसने क्या कंप्लीट नहीं किया है? द एज ऑफ 21 ईयर्स, बट उसने क्या कंप्लीट नहीं किया है? 21 अभी कंप्लीट उसकी नहीं हुई है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि 18 to 20 के बीच में अगर कोई चाइल्ड है तो उसको आफ्टर केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना। इसलिए अब ये क्यों करवाया जा रहा है? आफ्टर केयर क्यों प्रोवाइड करवाया जा रहा है? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट था, कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट था, उसको किसी तरह का रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। जो भी टाइम ड्यूरेशन हम इस एक्ट में आगे पढ़ेंगे, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको रिहैबिलिटेट किया गया, उसको रिटेंशन में रखा गया, है ना। उसके बाद फिर उसको अगर मेन स्ट्रीम में आना है, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आना है, एंड हैव लेफ्ट यानी उस बच्चे ने कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ा है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन में था, सपोज रिहैबिलिटेशन सेंटर में था वो किसी में, तो वहाँ से उसको छोड़ा गया है। अब वो क्या करेगा? टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। अब वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहता है, और करेगा ही सही। ऐसा तो नहीं है
स्ट्रीम में आने के लिए इस तरह का सपोर्ट दिया जाएगा, किस तरह का, फाइनेंशियली और अदरवाइज, टू कम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये हमारा डेफिनेशन में फिफ्थ पोर्शन हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या बोलता है देखते हैं। सिक्स्थ बोलता है ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी, जो कि ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन, फॉरेन, अब जो फॉरेन में कोई एडॉप्शन एजेंसीज होंगी, यहाँ से ऐसा भी होता है ना कि इंडिया में एडॉप्शन सिर्फ नहीं होता है, इंडिया के बाहर भी एडॉप्शन किया जाता है। तो इंडिया के बाहर जो होंगी उनको ऑथराइज किया गया है फॉरेन एडॉप्शन एजेंसीज को। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू उनको बनाया गया है और उनको अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो मीन्स अ फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, क्या होगी, फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी दैट इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन, जो कि क्या करेगी, हमारे यहाँ की सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी क्या करेगी, इसके रिकमेंडेशन पे ऑफ देयर सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, फॉर स्पॉन्सरिंग द एप्लीकेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन, किसको, नॉन रेसिडेंट इंडियन को, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, और फॉरेन पर्सपेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स फॉर एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ऐसे बच्चों को जो कि इंडिया से बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कि ऐसे लोग जो इंडियन थे बाहर जाके बस गए हैं, वो इंडिया से किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया की सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी और वहाँ की गवर्नमेंट जब उस चीज़ को परमिट करेगी आफ्टर ऑल इंक्वायरी और अथॉरिटी ऑथराइज करने के बाद, परमिशंस के बाद में क्या होगा, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ओवरसीज इंडियंस हैं, IOLs हैं, इंडियन ओरिजिन्स हैं, फॉरेन पर्सपेक्टिव के लिए जो अडॉप्शन करना चाहते हैं, ये उनकी बात करता है, कहाँ से, इंडिया से जो अडॉप्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को ही अडॉप्शन की, आप किसी और बहुत सारी मूवीज़ में देखते भी होंगे, अभी एक मीमी नाम की एक मूवी आई थी, वहाँ पे भी इंडिया में सैरोगेट किया गया वो बच्चा, और देन उसको फॉरेन जो कपल था वो उसको अडॉप्ट करने वाला था, बाद में उन्होंने उसको नहीं किया, है ना, ऐसा कुछ उसकी स्टोरी है। ठीक है, बस मैं आपको बताना चाह रही थी वो एग्जाम्पल देकर कि ऐसा भी होता है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो सिक्स्थ में बोला गया है ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 68। तो सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग जो कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, यहाँ पे वर्ड एक प्री में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे एजेंसी एक वर्ड आ जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट टू कंफ्यूज यू, और आप जल्दबाजी में उसको बिना पढ़े आप ये लगाकर आ जाएंगे, एक मार्क आपका कट हो जाएगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ये एजेंसी नहीं है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अथॉरिटी। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया है, अथॉरिटी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 8 बोलता है 8 में 2 के 8 में बोला गया है बेगिंग की बात करता है। 2(8) मीन्स सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। ठीक है, सॉलिसिट करना, आर्म्स से मंगवाना, उससे आर्म्स रिसीव करवाना इन अ पब्लिक प्लेस पर एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट प्रेमाइस में फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स अंडर एनी प्रेटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोजिंग और रीहैब। इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन तो उसका डेफिनेशन नंबर ही याद रखना होता है। ठीक है, एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको ऐसा एग्जिबिट करना ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स। ठीक है, ताकि वो इस तरह की कोई उससे कमाई किया जा सके, उसको उससे
भीख मंगवाई जा सके, एनी सोर, बाउंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी, ये सब एक्सपोज करके दिखाता है ना, डिफॉर्मिटी, कोई किसी तरह की डिसीज, वेदर ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन और एन एनिमल, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके किसी भी तरह की डिसीज वगैरह, किसी तरह की डिफॉर्मिटी, बाउंड, सोर, ठीक है, उसको दिखाकर उसको उससे भीख मंगवाना। तो ये सब आ जाएंगे 8th में। नेक्स्ट बात करते हैं 9 की, 2 का 9 पर आ जाते हैं। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट क्या हो सकता है चाइल्ड के लिए? बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है, ये उसकी बात करता है। बेस्ट इंटरेस्ट क्या होगा चाइल्ड का, ठीक है। मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड, मतलब ऐसा कोई डिसीजन जो कि चाइल्ड के रिगार्डिंग लिया गया है। मीन्स द बेसिस ऑफ डिसीजन, कोई डिसीजन लिया गया है टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक राइट्स। क्या क्या इंश्योर करना है? उसके बेसिक राइट्स फुलफिल किए जाए, उसकी नीड्स फुलफिल किए जाए, उसकी आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग उसकी इंश्योर की जाए, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंश्योर किए जाए, है ना। ये सब चीज़ें बेस्ट इंटरेस्ट हो सकती हैं किसी के भी लिए भी, चाइल्ड के लिए तो बट ऑब्वियस है ना। ये सारी चीज़ें उसके बेस्ट इंटरेस्ट में आती हैं। उसके बेसिक राइट्स आ जाते हैं, उसकी नीड्स आ जाती हैं, उसकी आइडेंटिटी सॉरी उसके सोशल वेलबींग्स आ जाते हैं, ठीक है। फिजिकल, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल उसके सारे डेवलपमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं जो कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो की पॉइंट्स हैं, इसमें हो सकता है कभी बहुत डिटेल में कभी उसका मन हो पूछने का, तो यहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट में करके ये इसमें से 2-3 पॉइंट्स डाल देंगे, एक आध कुछ कहीं और से डाल देंगे और पूछ लेंगे कि ये आता है कि नहीं आता है, या कौन से आते हैं, ऑल ऑफ द एबव आते हैं, 3 आते हैं, कोई 2 आते हैं, कोई 1 आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता, नेगेटिव में भी बनाकर उसको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10th, जो कि बात करता है बोर्ड का। तो आपको पेशेंसफुली इसको पढ़ना पड़ेगा, लंबी चौड़ी इसमें डेफिनेशंस है ना। धीरे धीरे हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग है। कोई भी सब्जेक्ट आई गेस इंटरेस्टिंग है ना, अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो, ठीक है। 10th है बोर्ड, है ना। अब यहाँ पे 2 का 10 है ना, इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ही यहाँ से OT बनता है, P में पूछा जाता है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे और इसको याद रखेंगे अच्छे से। सबसे ज़्यादा तो यही पूछ लिया जाता है कि बोर्ड कहाँ दिया है, तो 2 के 10 में दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। बोर्ड बनाया गया है और कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4, है ना। या ये हमें कहाँ पे मिलेगा? सेक्शन 4 में जो बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसमें अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन 4 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे बनता है, कितने मेंबर से मिलकर बनता है बोर्ड, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी वो उसके अंदर हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या पूछा जाएगा? सिर्फ 2 का 10 में क्या दिया हुआ है, या फिर बोर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 के 10 में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर? बस इतना ही करना है। नेक्स्ट है 11 सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द हैग कन्वेंशन, है ना। हैग कन्वेंशन किया गया था ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन इंटर कंट्री एडॉप्शन, ठीक है, 1993। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। 1 मिनट। सेंट्रल अथॉरिटी है मीन्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि हमने बनाया है हैग कन्वेंशन के तहत। अच्छा, ये कन्वेंशंस हमें याद रखने चाहिए, क्यों? क्योंकि इंटर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब किसी तरह की कोई डील्स होती हैं, किसी तरह की कोई प्रोग्राम्स बनते हैं, सोसाइटी के लिए कोई चीज़ें बनती हैं, वर्ल्ड के पीस के लिए कोई चीज़ बनती है, डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए कोई चीज़ बनती है, तो वर्ल्ड में कन्वेंशंस होते हैं। एनवायरनमेंट के लिए कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट रिलेटेड कन्वेंशंस होते हैं, तो ये वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशंस होते हैं ताकि पूरी अर्थ के लिए, अर्थ की पॉपुलेशन के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए काम किया जा सके ग्लोबली, है ना। ग्लोबल तरीके से काम किया जा सके। तो इस तरीके से एक हैग कन्वेंशन हुआ था ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉर्पोरेशन इन इंटर कंट्री एडॉप्शन। इंटर कंट्री यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो एडॉप्शन किया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक
कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है ना, तो सेंट्रल अथॉरिटी में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है 2K12 में चाइल्ड कहाँ दिया गया है, 2K12 में, ये 212 में क्या दिया है, तो चाइल्ड दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स अ पर्सन who has not completed 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। चाइल्ड में कौन आ जाएगा, चाइल्ड में जिसने अभी 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं की है, मतलब 18 ईयर के अंडर ही वो आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा चाइल्ड में। चाइल्ड कहाँ दिया है, 2/12 में, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 12, अभी वो सपोज 12 साल का है तो 18 साल से कम ही है तो चाइल्ड में आ जाएगा, ठीक है, मतलब 18 साल से कम में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक हमने याद रखने के लिए देखा था 210, एक याद रखने के लिए देखा है 212, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 213, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अगेन 213 याद रखने जैसा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार आप लगा सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि वो आगे आपको याद रहे कि क्या हमें ज़्यादा देखना है। देखना तो सब कुछ है, बट क्या हमें ज़्यादा देखना है, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स अ चाइल्ड who is alleged or found to have committed an offense, वो किसी तरह के ऑफेंस में एलिस्ट पाया गया, फाउंड है ना, हैव कमिटेड एन ऑफेंस, उसने किसी तरह का कोई ऑफेंस किया या इस तरह के किसी ऑफेंस में वो हमें कमिटेड पाया गया। एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड, है ना, अगेन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ, कब, ऑन द डेट, उस डेट को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस वो याद रखना कि जिस दिन उसने ऑफेंस किया था उस दिन वो 18 साल का पूरा नहीं हुआ था, उस दिन उसने 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है। ऑफ एज ऑन द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस करने वाले दिन, उस डेट को उसने 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहलाएगा, ठीक है, जो कि इसमें जो मैं जस्टिस एक्ट में कवर होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसके अंदर का पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट शब्द है 214, अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, है ना। 214 अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, child in need of care and protection means a child who is found without any home, क्या मिल रहा है, found without any home, क्या मिल रहा है, ऐसा बच्चा जो जिसका कोई घर नहीं है, ऐसा बच्चा कैसे मिला, जिसका कोई घर नहीं है, और सेटल प्लेस, उसका सेटल होने के लिए कोई प्लेस नहीं है, और अबॉर्ड एंड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, या फिर वो अबॉर्ड कर दिया गया है, या फिर कोई वो विदाउट किसी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस को पाया गया है ना, यानी कि उसके पास किसी तरह की कोई एसेंशियल्स नहीं है, वो एबंडेंट पाया गया, ठीक है, विदाउट होम पाया गया, ठीक है, कोई विदाउट किसी सेटल प्लेस पाया गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को क्या ज़रूरत है, नीड और केयर की ज़रूरत है, ठीक है, अगर वो 18 ईयर ऑफ एज से कम है तो, ठीक है। नेक्स्ट है who is found working in contravention of the provision of this act or labor laws for the time being in force, or is found begging or living on the street, ठीक है। क्या मिलता है वो हमें, फाउंड वर्किंग इन कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन मतलब इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में वो वर्क करता हुआ हमें मिलता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ते हैं कि 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा हजारडस किसी फैक्ट्री में काम करता हुआ पाया जाता है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें, अगर वो 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, इस तरह से कोई इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में वो हमें मिलता है, ऐसा कोई लेबर करता हुआ मिलता है ना, कोई इस तरह का कोई लेबर करता हुआ मिलता है, टाइम मीनिंग फोर्स इज फाउंड बेगिंग, या किसी तरह का इस तरह की बेगिंग करता हुआ, बेग करता हुआ मिलता है ना, या इस तरह से कहीं रहता है, स्ट्रीट पे कहीं वो रहता हुआ मिलता है, तो उसको क्या ज़रूरत है, नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा।
child or not, and such person who resides with a person, whether a guardian of the child or not, and such person, है ना, वो इस तरह के किसी पर्सन के साथ रहता है, whether a guardian of the child or not, वो या तो उसका गार्जियन हो या ना हो, है ना, and such person, ऐसा पर्सन has injured, exploited, abused or neglected the child, है ना, ऐसा पर्सन क्या करता है, उसको इंजरी पहुंचाता है, किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, अब्यूज करता है या उसको नेग्लेक्ट करता है, और हैज वायलेटेड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर वो किसी और अदर लॉ को जो कि उस समय इन फोर्स में थे उनको वायलेट करता है। इन फोर्स मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ मीन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, है ना, तो इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हैज थ्रेटेंड टू किल, उसको थ्रेटन किया जाता है कि उसको मार दिया जाएगा, उसको इंजरी पहुंचाई जाएगी, उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको अब्यूज किया जाएगा चाइल्ड, एंड देयर इज अ रीजनेबल लाइवलीहुड फॉर द थ्रेट बीइंग कैरीड आउट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, लगभग सेम ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक रीड जरूरी है, ठीक है। C has killed, abused, neglect or exploited some other child or children, and there is a reasonable likelihood of the child in question being killed, abused, exploited or neglected by the person, ठीक है। Again same चीज है ना, just to read, just need a read, ठीक है। Next, who is mentally ill or mentally or physically challenged or suffering from terminal or incurable disease, having no one to support or look after, or having parents or guardians unfit to take care, if found so by the board or committee, अगर ऐसा बच्चा किसी को मिलता है बोर्ड या कमेटी को, तो ठीक है, जो मेंटली इल है, फिजिकली इल है, जिसको देखने वाला कोई, क्योर करने वाला कोई नहीं है, तो बोर्ड या कमेटी को मिलता है, तो है ना, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit, है ना, उसके पेरेंट और गार्जियन है बट वो क्या फाउंड होते हैं, अनफिट या अनकैपेबल फाउंड होते हैं, कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिट नहीं है या उसको क्योर करने के लिए कैपेबल नहीं है ना। ये किसके द्वारा फाउंड होते हैं, तो कमेटी के द्वारा मिलते हैं और बोर्ड के द्वारा। टू केयर फॉर द प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, उसकी सेफ्टी और वेलबींग के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, बोर्ड और कमेटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हु डज नॉट हैव पेरेंट, जिसके कोई पेरेंट नहीं, डज नॉट हैव पेरेंट एंड नो वन इज विलिंग टू टेक केयर ऑफ एंड प्रोटेक्टेड, और हु इज अबंडेंट और सरेंडर, और उसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी टेक केयर कर सके, उसको देख सके, उसकी केयर कर सके, ठीक है। उस ऐसे बच्चे को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो बोर्ड एंड कमेटी के द्वारा उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज मिसिंग और रन अवे, कोई मिस हो गया था, कोई भाग गया था, रन अवे, और हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी, और उसके पेरेंट्स को वो नहीं मिला रीजनेबल इंक्वायरी की, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, जो भी हो। नेक्स्ट है who has been or is being or is likely to be abused, tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal act, ठीक है, इस तरह के किसी एक्ट में पाया जाता है वो। नेक्स्ट है who is found vulnerable and has been or is being or is likely to be inducted in drug abuse और ट्रैफिकिंग में अगर कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है, अगेन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा बोर्ड और कमेटी के थ्रू, ठीक है। who is being or is likely to be abused or अनकंसाइनेबल गेन्स, ठीक है, उससे कोई अनकंसाइनेबल गेन किए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बच्चा आ जाएगा, ठीक है। who is victim of or affected by any armed conflict, वो किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पाया गया, कोई सिविल अनरेस्ट में पाया गया, है ना, नेचुरल कैलेमिटी में पाया गया, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage, है ना, मैरिज की एज के पहले अगर उसकी शादी होती है, ऐसी किसी कंडीशन में वो पाया गया, तो उसको
रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलमनाइजेशन ऑफ सच मैरिज, ठीक है, और ये सब लोग उसके शादी करने के रीज़न थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 14 तक कंप्लीट कर लिया है। एक बार में हम इतना ही करेंगे, आप इतना ही इसको याद रखें, अच्छे से याद करें, बार बार पढ़ें, एसेंशियल्स इसके निकालें, है ना। आगे हम नहीं पढ़ेंगे इसको, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना ही करें, इतना ही काफ़ी सारा हो गया है। प्री के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एसेंशियल्स या इंपॉर्टेंट जो जो मैंने बताए हैं बस उतना करके चलना है, ठीक है। उससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी इतना करिए। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे, आगे एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। और याद रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे आपको काम भी अगर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।